तो ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे अपन ने, बोलते ऑर्गन पाइप क्या होता है? अगर एक साउंड वेव ओपन एंड से टकराएगी, कहां से टकराएगी? ओपन एंड से, तो रेयर फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट्स एज अ कंप्रेशन, और अगर फिक्स्ड एंड से टकराएगी तो बाकी वो बहुत सारे सवाल में आपको बता चुका था, फर्स्ट ओटोन, सेकंड ओटोन, थर्ड ओटोन, क्या बातें अपन अच्छे समझते हैं, है ना? अब जो अपनी बात होती है उसमें हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। क्या बोलते हैं? जो इसी का एग्जांपल है जो अपने समझ में आना चाहिए। देख बेटा, जल्दी के लिए बोला क्या तूने? बोल दिया था, ठीक। रेजोनेंस ट्यूब अपन समझते अच्छे से, तुमने शायद ये देखा हो, इधर सुनने ध्यान से। छोटे छोटे से आज का लेक्चर बहुत टफ नहीं है, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, बस समझ लो कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा, तो सवाल अटकेगा नहीं तुम्हारा। रेजोनेंस ट्यूब पे सवाल आने के बहुत सारे चांसेस है, आ सकता है, क्योंकि इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मैंने इसमें एंड करेक्शन बोल दिया था क्या? एंड करेक्शन नहीं बोला था, रेजोनेंस ट्यूब से पहले एंड करेक्शन नहीं बोला था इसमें कहीं पे भी? अच्छा, एंड करेक्शन नहीं बोला, ठीक है। खैर, मैं आपको थोड़ी सी बात समझा, रेजोनेंस ट्यूब का ही पार्ट है, डोंट वरी, यहीं से कैलकुलेट भी होता है ना? एक्चुअली होता क्या है, ऐसा समझो कि जब हमने प्रैक्टिकली इस चीज को निकाला रेजोनेंस ट्यूब के माध्यम से, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया। क्या नजर आया? डिफरेंस मतलब हमने देखा कि मतलब जैसे मान लो कि हमें प्रैक्टिकली पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, हमें प्रैक्टिकली ये भी पता है कि भाई हम जिस ट्यूनिंग फॉक्सेस पे मार कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या उस पर लिखी हुई होती है, हमें ये भी पता है इसकी लेंथ क्या है। हमने जैसे मान लो अगर मैं बात करूं एक ओपन ऑर्गन पाइप की, किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की या क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो मुझे प्रैक्टिकली ये पता होता है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है प्रेशर के लिए, अगर अपन बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की होती है, जो हम सब अच्छे से जानते हैं, और हम बोलते हैं कि इसका L बराबर λ/4 है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक भी, बहुत बढ़िया। λ/4 नहीं, λ/2। λ/4 किस में आएगा? इसमें। अगर इसकी भी बात करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो जब में L आएगा वो L बराबर λ/4 आएगा। जब हमने प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा तो हमने देखा, ऐसे समझिए उल्टा करते हैं। मान लो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, ऐसा समझ लो, मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है और मेरे को फ्रीक्वेंसी जिस ट्यूनिंग फॉक्स से कर रहा हूं वो भी मुझे पता है ना? √ गामा RT बाय मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है अच्छे से, और मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस भी पता है क्योंकि मेरे पास वो ट्यूनिंग फॉर्क है। तो मैंने उल्टा निकालना चालू करा, L क्या चीज? तो मैंने देखा L जो रियलिटी का L है उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, L थोड़ा सा उससे प्रैक्टिकली ये देखा गया, रीजन बाद में उड़ गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया। असलियत में उसे बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? ऐसे समझो थ्योरेटिकल है जो अपन ने करा, बिल्कुल ऐसे मैच करता हुआ, बिल्कुल यहां आया। पर जब हमने प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट करा, तो L थोड़ा सा, मतलब L रियलिटी और L इफेक्टिव सेम है कि अलग? थोड़ा सा अलग है। फिर उसका थोड़ा सा लॉजिकल भी समझ में आया कि शायद होता क्या था, मैं आपको समझाता हूं। ये थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कैसा हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा हो रहा है कि असलियत में डायग्राम थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा बाहर मतलब ऐसे। ये रियलिटी में थोड़े से नोड्स जो आपके बन रहे हैं प्रेशर के, वो थोड़े से बाहर है, इस प्रकार ऐसे। बोलो क्लियर है एकदम? थोड़े से बाहर, एंड पे तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, तो एंड वाले पे एक ही तरफ हमारा है, ऐसे ये इस प्रकार, ठीक है? इस प्रकार बाहर है। तो ये थोड़े से बाहर आ गए। जो थोड़ा सा बाहर आता है, ये थोड़ा सा बाहर आता है, इन्हें बोलते हैं एंड करेक्शंस। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल है। कैसे कैलकुलेट होते हैं ये भी मैं आपको इसे दिखा दूंगा। एंड करेक्शन, और इसे डिनोट करते हैं E से। किससे? तो ये E, इधर भी ये E और इधर भी ये E। बोलो क्लियर? ये E और E, ये एंड करेक्शन कहलाता है। ये प्रैक्टिकली आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जब हमने करा तो हमें दिखाई, फिर उसके रीजन भी ढूंढे गए और उसकी वैल्यू भी ढूंढी गई। वैल्यू अभी हम रेजोनेंस कॉलम से देखेंगे। किससे देखेंगे? बेटा ले आया क्या? हाँ ले आया। हाँ वो ले आना जल्दी से। ट्यूनिंग फॉर्क होता ना वैसे बजाने वाला, टन चिमटा टाइप्स, ऐसा वो भी आजकल मैं यूज ले रहा हूँ, है ना? वो भी ये चीज, हाँ ये भी चीज, हालांकि टूटा फूटा ही है पर ठीक है, काम चल जाएगा, दिखा देंगे। ऐसे ये क्या, ये बता रहा हूं, ऐसे बाहर देखा अपन ने, जिसे बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। बिल्कुल सिंपल सी कहानी, इसे अपन एंड करेक्शन बोलते हैं। बोलो क्लियर एकदम, है ना?
एन करेक्शन। अब ये कितना है ये मैं आपको इससे बता दूंगा, बट जो निकला उसकी वैल्यू क्या है वो भी रट लो आप, है ना। इसे अपन बोलेंगे ई की वैल्यू 0.6 आर। आर इज व्हाट? किसका रेडियस? पाइप का। याद रखना कैसा है वो भी बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो उसकी, पर आपको याद रखना है कितना होता है 0. आर इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। इसका लॉजिक सिंपली आप समझ सकते हो। जब मैंने बोला था, मैंने क्या पहले समझाया था कि जब भी ओपन एंड पे रियर फ्रैक्शन आता है, कौन आता है? तो वहां से क्या आसपास की और उस पर जंप करती है? अरे जंप तो तब करेगी ना जब वो थोड़ा सा अंदर रह जाएगा या बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने की वजह से तब वो कंप्रेशन वापस फॉर्म होके आते हैं। बोलो क्लियर है एकदम, ऐसा समझाया गया है, विच मेक सेंस, विच मेक। बाकी तो प्रैक्टिकली देखा गया था तो अपन उस बात को समझते हैं। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, पक्की बात एकदम। तो अपन ने ऐसे करा बिल्कुल अच्छे से। ई के लिए 0.6 आ रही, बेसिकली कैलकुलेट करके देखा गया इससे, जो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो ई के लिए 0.6 आर। असलियत में बोला गया कि जब आपके कंप्रेशन में रिफ्लेक्शन किसी भी ओपन एंड की तरफ आते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा जो उनका एंड पॉइंट होता है, जिसे आप नोड या एंटी नोड बोलते हो, अगर कंप्रेशन का नोड बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, वो बिल्कुल एक्जैक्टली उसकी लाइन पे बनता है या थोड़ा सा बाहर, वो ये वैल्यू है एंड करेक्शन 0.6 आर। सर मुझे कैसे पता पड़ेगा सवाल में एंड करेक्शन लेना है कि नहीं लेना? या तो सवाल में लिखा होगा कंसीडर एंड करेक्शन, या लिखा होगा कंसीडर नॉट एंड करेक्शन, पर कुछ नहीं लिखा हो तो उसका इनडायरेक्टली हिट दिया होगा। मान लो मैं आपसे बोलूं फाइनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना सवाल को तो खुद समझ जाए कब लेना है कब नहीं लेना। फाइनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप whose length is 2 meter and radius is 2 centimeter। लेना है कि लेना? तुझे कैसे पता पड़ा? हाँ, अगर रेडियस नहीं दिया इसका मतलब आपको कंसीडर, पर अगर रेडियस दे दिया इसका मतलब आपको कंसीडर, इसका मतलब आपको कंसीडर। अब चलो एक बात सोचो, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्या है, तो एल इफेक्टिव क्या होगा? L प्लस ई, यानी कि 0.6 आर, यानी कि 0.6 आर। मतलब जो एल इफेक्टिव लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा L प्लस 0.6 आर, और ऊपर वाले के लिए N प्लस 1.2 आर। कितना? बस सिंपल इतना सा करना। इसके लिए इफेक्टिव कितना आएगा? इसमें इफेक्टिव आ जाएगा L प्लस 1.2 आर। इसमें और कोई रॉकेट साइंस सवाल भी नहीं है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आपको अगर रेडियस ऑफ ट्यूब दिया हो या फिर सवाल में लिखा हो कि कंसीडर करो, तो आपको उसको कंसीडर करना है, वरना उसको कंसीडर नहीं करना। इसी कैलकुलेशन कैसे थी वो भी मैं समझा दूं। बाकी आप समझ लो कि 70% 80% सवाल तो बिना एंड करेक्शन के आते हैं। कुछ नहीं बोला हो तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत, इसका मतलब उसने कंसीडर नहीं करा है। या कई बार ऐसा भी होता है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर नहीं बोला हुआ है इसका मतलब हो सकता है कि उसने पहले ही लेंथ आपको एंड करेक्शन काउंट करके, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे कई बार आप सवाल पढ़ोगे अच्छी किताब में लिखा हो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज दिस, अच्छी किताब होगी तो अगर एंड करेक्शन नहीं देना हो तो बताओ क्या बोलेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज दिस। इसका ऑटोमेटिकली आप मतलब समझ जाए, इसका ऑटोमेटिकली अपन मतलब समझ जाए कि ये इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये क्या है, L प्लस 0.6 आर। अब मान लो मैं आपको ऐसा सवाल बोलूं कि क्या लिया ना बेटा, अरे लिया टेंशन क्यों ले रहा तू? तो एंड करेक्शन इज दिस। मान लो आपको बोला जाएगा क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है, और आप इसकी सेकंड ओवरटोन बताओ, कौन सी बताओ? सेकंड ओवरटोन। तो आपको मुझे ध्यान रखना होगा कि एल इफेक्टिव निकालोगे आप, पहले क्या निकालोगे? एल इफेक्टिव, उसको डालोगे उसमें। सेकंड ओवरटोन का मतलब जो भी अपना फॉर्मूला आता था, कैसे चलते थे अपन क्लोज ऑर्गन पाइप में, V/12 V/4L, V/12 4L, और 135 की 123 135 कैसे चलते थे? सेकंड ऑर्डर का मतलब 5V/4L, 5V/, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 5V/4L प्लस ई की L प्लस 2E। खत्म, बस खत्म, कुछ भी नहीं, इतना सा काम है। क्या मेरी बात भी है? एक बात तो ये हो गई। अब रियलिटी में एक सेटअप है जिसे अपन कहते हैं ट्यूब, जो आपने जरूर करा होगा, कराया गया सबने? तो क्या बात करो, 12वीं पास करके आया तुम लोग, ट्यूब का एक्सपेरिमेंट नहीं करा तुम लोग? करा होगा, हो नहीं सकता ऐसा। क्या बात कर रहे हो यार, कितने लोगों ने रियलिटी में कराया है? हाँ 11th में करा होगा, तो 11th में क्या कौन से स्कूल में पढ़े हो यार तुम लोग यार? क्या ठीक है, लेट मी टेल यू, ये पूरा सेटअप नहीं है, मैं ऐसे उठा के लाया हूं जितना मेरे पास था।
मैं खुद गया यार, अगले साल तो मैं पूरी लैब बनवा रहा हूँ पूरी ढंग से। पर एक्चुअली मैं 2-3 साल पहले पूरी बनवाई थी, बच्चे करते ही नहीं, परेशान हो गया। 2 आदमी रखे हुए थे मैंने उसी लिए, तो अब मैं खुद ही सेटअप दिखा देता हूँ क्लासों में। अभी सर जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए क्या, चालू हुए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर को बोलना पूरा सेटअप रखे हुए हैं, मैं बोल दूंगा वैसे उनको, पर फिर भी याद देना सारा सेटअप दिखाएंगे तुम्हें प्रॉपर क्लास में। मीटर बेज, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, सब रखे हुए हैं और हम दिखाते हैं क्लासों में। वैसे दिखाएंगे बट फिर भी भूल जाए तो याद रखना कि सर सेटअप दिखा दो आप पूरे, उससे बस फील आए, जैसे देख लो तुम्हें पता लग जाएगा है कोई रॉकेट साइंस नहीं। बनाऊंगा उससे बढ़िया ये है कि तुम बना लेना इसको अपनी शेप में। इसे रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंपल सेटअप ये है कि रेजोनेंस ट्यूब, पहली बात डरे नहीं बिल्कुल, रेजोनेंस ट्यूब इज ए सिंपल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इज अ क्लोज्ड ऑर्गन। इसका बेसिक फंडा क्या है पहले बताओ? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या चीज? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नथिंग एल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्या मेरी बात क्लियर अच्छे से? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और कुछ नहीं है ना, डरे नहीं। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम ऐसा समझें कि हम ऐसा सेटअप चाहते हैं जिसमें हम लेंथ वेरी कर पाए। क्या वेरी कर पाए? क्या वेरी कर पाए? हम लेंथ वेरी कर पाए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेंथ वेरी कर पाए और कुछ नहीं। ठीक, हम करते क्या है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ऐसा समझो पहली बात कि आपके एक पास पाइप है जिसमें आप अगर एक पाइप है, आप ऐसे समझो जिसमें अगर आप एक तरफ तो ओपन है और दूसरी तरफ बंद करना चाहते हो। बंद करने का तरीका है पानी। कौन है? पानी। अगर इसमें पानी भर दूं जिस लेवल तक, वो क्या, दैट विल एक्ट एज अ क्लोज्ड एंड, दैट विल एक्ट एज अ पानी। वैसे साउंड का बहुत अच्छा एब्जॉर्वर भी होता है, वो शॉक में उसको रोक लेता है। तो सुना है? कहाँ सुना? कौन सी मूवी में? हाँ, नहीं हो सकता है मूवी में। साउंड इज अ वेरी गुड एब्जॉर्वर। जो अपने उड़ते हैं ना अपने स्पेस शटल, वो जब उड़ते तो इतनी साउंड होती है कि मतलब जो स्पेस स्टेशन का वो होता है लॉन्चिंग पैड, उसे भी तोड़ सकते हैं। इतनी खतरनाक साउंड वेव्स होती है। मतलब साउंड कैन हार्म यू इन अ वेरी वेरी प्रॉपर वे। आपको एहसास हो जाता हूँ। बड़े बड़े स्पीकर लगे हों ओपन एयर में, वो कभी देखे? अगर किसी कॉन्सर्ट में कभी गए हो, बड़े बड़े स्पीकर लगे, तो उनके सामने जाके खड़े होना, ऐसे लगेगा छाती पे धक धक। कभी शायद तुमने महसूस करा स्पीकर के आगे, पर लगता है ना ऊफर्स के आगे, शायद कभी तुमने महसूस करा साउंड। वो शॉक है, वो खतरनाक होता है वो। मतलब जैसे आप डिस्कवरी पे कभी देखोगे तो आपको दिखाएंगे, देखो हमने साउंड छोड़ी तो दीवार गिर गई, मतलब इतनी तेज। वो जब वो उड़ता है ना GSLV यूनिवर्सल नासा का, तो वो इतनी शॉक वेव होती है खतरनाक साउंड की। आग तो है ही, होता है एक अलग बात है, कितने मिलियन फ्यूल बर्न करती है वो, जो उसके बूस्टर्स लगे होते हैं। छोड़ो, जो उसके बूस्टर्स लगे होते हैं, जो बेसिकली चलता है वो VRDM/dt पे। ये तो अपन सब लोग जानते, पिछवाड़े पे आग लगी तो उड़ेगा भाई। तो उसके पिछवाड़े पे आग लगाने 3 बूस्टर होते हैं, 2 साइड में जो लगे होते हैं जिन्हें बूस्टर्स कहते हैं। दैट इज सॉलिड फ्यूल। वो कंटिन्यूस सॉलिड फ्यूल है, वो जो बर्न करता है स्पेस में जाने के बाद वो अलग हो जाते हैं वो पार्ट्स। और जो बेसिकली आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट देखा है ऐसे रॉकेट होता है, ऐसे टेक ऑफ करते हुए ये ऐसे, और उसके पास में से छोटे छोटे बूस्टर लगे होते हैं। अरे टीवी पे तो देखा होगा कभी। फिर एक तरफ उस पर ऐसा वो लगा होता है प्लेन होता है, प्लेन चिपका होता है। तो जो मेन होता है ना, ये तो फ्यूल का भरा हुआ है पूरा, ये भी फ्यूल से भरे हुए हैं। ये है प्लेन जिसमें अपना सारा काम होता है, छोटा सा जो दिखता है साइड में, ये सब तो फ्यूल है। ये सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड कोई तो फ्यूल होता है। यहाँ पे इंजन लगे होते हैं बड़े बड़े, जो इंस्टेड इंजन लगे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रस्ट ही होता है हमें इतने फ्यूल को ऊपर ले जाने के लिए। खतरनाक स्पीड, शॉक वेव, साउंड वेव जो ट्रैवल करती है। थोड़ा बहुत सोनिक बूम में आपको पढ़ाऊंगा अभी सही। तो बेसिकली जब ये निकलता है ना, तो बहुत खतरनाक साउंड वेव ट्रैवल कराता है, जबरदस्त। मैं कह रहा आउट ऑफ ट्रैक चला गया, पर मैं तुम्हें साउंड एब्जॉर्प्शन की थोड़ी सी बात बता रहा हूं। तो जब ये निकलता है ना जबरदस्त तरीके से, तो बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है, जबरदस्त, मतलब खतरनाक आवाज होती है। वो इतनी खतरनाक होती है कि आप लॉन्चिंग पैड को गायब कर सकती है। तो उसको रोकने के लिए ये पानी को यूटिलाइज करा जाता है एज ए बारिश, जबरदस्त तरीके, मतलब पानी निकलता है सब तरफ से। आग बुझाने के लिए नहीं होता है। स्पेस शटल पे थोड़ी कर रहे थे, हाथ उड़ रहा है तो नीचे खड़े हैं आदमी, बहुत दूर होता है, आपने देखा हो तो। वहां थोड़ी होता है कोई, बस तो तैयारी करके चले जाते हैं, हाँ भाई उड़ेगा, इतनी वो एनर्जी छोड़ता है। बेसिकली बारिश करते हैं उसके नीचे,
मतलब पानी की लेयर्स चलाते हैं ऐसे, तो इट इज अ वेरी गुड साउंड एब्जॉर्बर, शॉक वेव्स को रोक लेता है, तो पूरी शॉक वेव्स को रोक लेता है। खैर वो साउंड एब्जॉर्ब करके, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है पानी में, खासतौर से इसकी एक प्रॉपर्टी है और इजीली अवेलेबल भी है हमारे लिए। अगर इसकी जगह कोई मर्क्यूरी और मर्क्यूरी लेनी पड़ती है शायद बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। खैर मैं आउट ऑफ ट्रैक चला गया, मैं आपको कुछ और बता रहा था। बढ़िया, मतलब अगर आप इसकी प्रोपल्शन पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मत पढ़ना, कोई आउट ऑफ कोर्स है बिल्कुल एकदम, बट यू विल फाइंड इट वेरी वेरी गुड। बहुत मजा आएगा, मतलब आपको। नासा से जाने वाले तुम लोग जाने वाले हो क्या? हाँ, मेरी इट इज वेरी है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स इज लाइक मजा आ जाएगा आपको, है ना। एक ब्रांच भी है आईआईटी बॉम्बे में, इंजीनियरिंग फिजिक्स, पता है क्या तुम्हें? इंजीनियरिंग फिजिक्स इज ए ब्रांच है। अगर मैं कुछ नहीं, अगर मेरे को अपन बात कर रहे थे कि इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड एंड, इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड एंड, ठीक। क्लोज्ड एंड है, क्या है? क्लोज्ड एंड की तरह एक्ट करने लगता है। अब मेरे को बेसिकली इसकी लेंथ वेरी करनी होती है और कुछ नहीं करनी। मेरे को एक ऐसा ऑर्गन पाइप बनाना है जिसकी लेंथ में वेरी कर सकूं, है ना, बार बार वो कुछ हटाने की बजाय। अच्छा एब्जॉर्बर होता है, बिना किसी दिक्कत के काम करता है, बच्चे को समझ भी आता है। तो लेंथ वेरी कैसे कर सकते हैं कि मैं पानी का लेवल घटा बढ़ा पाऊं तो ऐसा काम कर पाऊंगा? अब वो पानी घटाने बढ़ाने का काम में सेटअप करता है और कुछ नहीं। पहली बात ये समझ लो आप, ये सेटअप से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान होना चाहिए। बेसिकली इट विल एक्ट एज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पानी क्या करता है? इट विल एक्ट एज अ क्लोज्ड एंड, इट विल एक्ट एज अ, और हम सेटअप में सेटअप लगा के क्या चीज चेंज करेंगे? लेंथ किसकी? पानी की, विच इज वेरी सिंपल फंक्शन। ये थोड़ा टूटा फूटा है, इस पे एक हुक होता है जो यहां टक जाता है। बोलो क्लियर है? ये एक पाइप है जो बेसिकली दैट विल एक्ट एज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये वाला आपको स्केल दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है एकदम? यह नीचे ये निकला हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये, बोलो क्लियर? यहां से पाइप निकालते हैं पतला सा और यहां जोड़ देते हैं इसमें। अरे यार, यहां से पाइप निकालते हैं और यहां पे जोड़ देते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं करते। जब जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें पानी, और इसमें पानी भर देते हैं। बोलो क्लियर एकदम, है ना। और इसको भी डिसेंटली भर देते हैं ठीक ठाक सा। पर अपन जब इसको ऐसे इस पर चलाते हैं तो पानी का लेवल इसमें और इसमें सेम रहेगा? अलग अलग सेम। अरे ट्यूब तो एक ही पार्ट है भाई। अब करते क्या है कि इसको ऊपर नीचे करके आप इसका पानी का लेवल चेंज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? इसकी मोटाई अलग है और इसकी मोटाई। अरे यार, क्या कॉमन सेंस से समझ आता है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, एकदम पक्का? सोच लो बस। तो पानी ये ऊपर नीचे करने से आप क्या चेंज कर लेते हो? और पानी का लेवल कितना है वो यहां मेजर हो जाता है। अरे दिख रहा है ना पानी कहां है? अरे यार, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल एकदम। पानी भरा हुआ है, पानी का लेवल दोनों में बराबर रहेगा। इसको ऊपर नीचे करके क्या पानी का लेवल चेंज हो जाएगा? पानी का लेवल कितना है क्या आपको दिख रहा है? क्या रीडिंग चालू हो रही है अपनी? इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी होगी क्या दिखाई दे जाएगा? सिंपल। इसको ऊपर नीचे करो, सिंपल, के पानी का लेवल चेंज हुआ कि लेंथ चेंज हो गई? हाँ, बस खत्म। धीरे धीरे आराम से, स्लोली स्लोली लेते हो, कुछ नहीं। ये सिंपल सेटअप है। आपको एक बार दिखाई दे जाएगा तो आपको इसमें डरने की कोई जरूरत क्या है? उसमें नदी क्या है ना। तो आप इसको थोड़ा सा बनाएंगे भी अपनी उस पर। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, और कुछ समझाऊं? ये समझ आ गया एकदम? अब हमें किसी पड़ा सर स्टैंडिंग वेव बनी कि नहीं बनी? हमें किसी पड़ा स्टैंडिंग वेव, एक्चुअली स्टैंडिंग वेव जो बनती है तो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। कैसी साउंड? लाउड साउंड। कैसी साउंड? लाउड साउंड। आप ऐसे समझो, थोड़ा सा फंडा ऐसे समझ लो बस, कि जब भी आपके कान पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा? आगे बोलो क्लियर है एकदम? तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी, ठीक। अब आप करते क्या हो कि आप ऐसे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ऐसे करके यहां बजाते हो, ठीक। जब आपको, अगर जिसने एक्सपेरिमेंट करा होगा उसमें टीचर ने बोला होगा कि आपको साउंड सुनाई देगी तेज, अगर प्रॉपर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो ऐसे करते हैं या बजाते हैं, ठीक। और धीरे धीरे पानी के लेवल को घटाते हैं, वो लेवल जिस पर अपने को मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। क्या वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? और हमने लेंथ ऊपर से घटाना चालू करी ऐसा समझो। तो क्या सबसे पहले फंडामेंटल आएगी? सबसे पहले कौन आएगी? फंडामेंटल का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या? L इक्वल टू लैम्डा बाई 4। L इक्वल टू सिंपल, बिल्कुल नहीं डरे, L इक्वल टू लैम्डा बाई 4।
L इक्वल्स टू लेमडा बाई, बस। अब क्या था, अगर अपन बहुत ध्यान समझे, ये सेटअप में थोड़ा सा ड्रॉ कर दो या कर लोगे तुम लोग खुद, क्योंकि आपको दिखना चाहिए ऐसे ऐसे होगा। मैं भी खैर जब तुम बना रहे हो तो मैं भी बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट। अब बेसिकली अपन करते क्या है कि मान लो कि आपका पहला लेवल ये था, है ना, थोड़ा और ऊपर बना लेता हूं मैं, इसको सेकंड लेवल पे ले आऊंगा। जब आपने पहली बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखी तो आपका बेसिकली पहला L1 ये था, आप ऐसा समझो, यहां पे ये L1 था, बोलो क्लियर, ऐसे अपना पानी का लेवल आ गया, ठीक। यानी कि L1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, कितनी है, कितनी है, लेमडा बाई 4। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। फिर हमने वापस वही प्रोसीजर अपनाया, अब अपन और पानी के लेवल को नीचे ले गए, तो फिर क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी? ऐसा कब होगा बताना, उसी ट्यूनिंग फॉर्क के लिए कितना, 3 लेमडा बाई 4। मतलब कि मैं इसे और नीचे ले आऊं, मतलब मैं इसे और नीचे ले आऊं तो पानी का लेवल हो सकता है सेकंड बार में आपको यहां दिखाई दे अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, हमें क्या है ना, अंदाजा हो जाता है जब आप एक बार कर लेते हो तो आपको आपका जो लैब इंचार्ज जो बोलता है कि बेटा देख L1 आ जाए ना, मान लो L1 20 सेंटीमीटर पे आ जाए, कहां पे आ जाए बेटा, तो लगभग चेक करना 60 सेंटीमीटर। तो उसने ऐसा क्यों बोला? जब वो बच्चों को समझाता तो शायद वो बात नहीं बताता, पर कंसेप्चुअली आता तो उसमें कोई रॉकेट साइंस। हाँ बोल कुछ बोल रही। तो बेसिकली वो बोलता है बेटा 60 सेंटीमीटर पे ले लेना, कहां पे ले लेना, 60 सेंटीमीटर। पहले था जो मैं बोला चमका 60 पे ले लेना, ठीक भाई। तो लगभग 60 पे ले लेना, तो जो वो बोलेगा आपको 55 से चालू करना बेटा, है ना, तो 55 से चालू करने वाला आपको 60 पे दिख जाएगा, ऐसा बोलता है लैब इंचार्ज। खैर ठीक, अब मान लो आपका सेकंड लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक। सेकंड बार जब करा ये आपका L2 हो गया। अपन जानते हैं कि L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू होगी 3 लेमडा बाई 4, L2 की वैल्यू 3 लेमडा बाई। अब सिंपल सी बात, क्या फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लेमडा, यानी कि यहां पे क्या लिखा जाएगा 4L1, क्या लिखा जाएगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखा जाएगा, VS अपॉन, अरे बोलो 3VS बाई 4। मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं, ऐसा ही तो कर रहा हूं, अरे हाँ ना तो बोल। खैर मैं ऐसे में लिखने की बजाय मैं सिंपल सी बात आपसे पूछूं, क्या L2 माइनस L1 इज लेमडा बाई 4? L2 माइनस L1 इज द रेस्पॉन्स, L2 लेमडा बाई 2, L2 माइनस L1 इज लेमडा बाई 2, सिंपल। अच्छा, लेमडा को क्या लिख सकते हैं, अरे फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी और इसकी टर्म्स में V बाई पक्की बात, सोच लो। तो हमने लिखा भाई साहब, इसको लिख लिया L2 माइनस L1 इक्वल्स टू V बाई 2F। क्या हम F जानते हैं, रेस्पॉन्स, क्या हम F जानते हैं, बोलो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, 2F into L2 minus L1 formula to calculate. Basically, this is a practical method to calculate what velocity of sound at a particular situation. अगर मेरे को इस कमरे में velocity of sound निकालनी तो मैं ऐसे निकालूंगा। बच्चे ने मेरे से बोला सर इसमें क्या था, आप पहले फॉर्मूले से निकाल लेते, इतने रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए आपने, 2 बार क्यों निकाला? ऐसे मत देखो, हर बैच में मुझसे पूछता, थोड़ी देर में रुकता तो उनमें से कोई पूछता, पिछले बैच में ही पूछी थी, मुझे बोला सर ऐसे क्यों करा आपने? हाँ, बच्चे ने मेरे से पूछा, अगर मैंने उसे प्रोसीजर बताया, उसने बोला सर आप मेरे समझ आया, आपने सब सही भी करा, पर आप पहले से निकाल लेते, आपको फ्रीक्वेंसी बताती, हाँ आपको एलिमेंट बताता, हाँ तो VS निकाल लो। अरे सही डाउट पूछा ना उसने मेरे से, हमेशा बच्चा पूछता है, पिछले बैच में भी पूछा, तुम्हें थोड़ी देर में रुकता तुम भी पूछते, अरे यार पर किताब में ऐसे लिखा होता है और ऐसे ही प्रोसीजर बताया जाता है बच्चे को, क्यों? अब बोल, जो पहले पढ़ा उसको सोच क्यों, क्योंकि L1 था कि एंड करेक्शन था, L1 था कि एंड करेक्शन था, मतलब वो L1 है कि L1 इफेक्टिव है, और मेरे को ऐसा समझ के मेरे एंड करेक्शन नहीं पता था, ऐसा समझ के मेरे एंड करेक्शन पता। अब सोच, रियलिटी में L1 आना चाहिए था कि L1 प्लस E आना चाहिए था, यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? इसलिए प्रैक्टिकली ऐसे आंसर नहीं आ सकता सही, क्यों? क्योंकि उसमें एंड करेक्शन नहीं था। इसका मतलब रियलिटी में L1 बराबर लेमडा बाई 4 था
कि L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 था। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया। ऐसे ही L2 बराबर 3 लैम्डा बाई 4 था कि L2 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 था। ई बराबर, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। पहले जो मैं बोला क्या चमका? पक्की बात। इसलिए सही है कि गलत है? सही है गलत है? इसलिए आप इससे डायरेक्शन लिखिए L1 प्लस ई है और ये L2 प्लस। पर तू सोच, अगर आप दिस माइनस दिस करोगे तो ई कट जाएगा, तो यही आएगा। अरे यार, यार तुम्हें नहीं आया, इसलिए ये सही है। यार तुम्हें नहीं आया। सो दिस माइनस दिस करने का, दिस माइनस दिस करने का क्या मतलब है? L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई, तो लैम्डा बाई 2 है ना। तो ई कट गया, तो ई, अरे कटा कि नहीं कटा? ई कट गया ना, ई कट गया। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब तो तुम्हें बात चमकी नहीं, एकदम पक्का। और ये अपना आंसर आ गया वेलोसिटी सॉन्ग। अब इसी से बच्चे जो है अपना एंड करेक्शन भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कई बार एक्सपेरिमेंट करके एंड करेक्शन निकाल सकते हैं। देखो आप कैसे, अगर आपको वेलोसिटी सॉन्ग पता पड़ गई तो आप वहां पे रख दो, क्या आपका L1 आ जाए? वेलोसिटी सॉन्ग पता पड़ गई ना, क्या फ्रीक्वेंसी पता है ना, पता है कि नहीं पता? बताओ क्या निकल आएगा? एंड करेक्शन किसी में भी रख लो जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें भी अच्छा लगे उसमें रख के निकाल दो। 3L2 बाई समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। मैंने कहा अरे यार तुम्हें नहीं आया। एक बताओ, बाकी सिंपल सवाल आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीका है इसलिए इसमें सवाल आ सकता है। और टफ नहीं होंगे अगर समझ आ जाए तो। क्या सेटअप समझ आया है? पक्की बात, डरने की बिल्कुल जरूरत। और ये निकाल दो यहां से यहां रख के, उसमें क्या है? हाँ बेटा, जब हम प्रैक्टिकली जो एल की वैल्यू निकालेंगे, किसकी? प्रैक्टिकली जो एल की वैल्यू निकालेंगे वो तो मतलब साउंड को अपन प्रिडिक्ट करके ही तो एल की वैल्यू निकालेंगे ना। हाँ बेटा, और वो जो वैल्यू आएगी वो L1 प्लस ई तो होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हाँ। जो पहली वैल्यू अपन ने निकाली वही डायरेक्ट करके कर सकते। बेटा L1 तो वो है जो तू मेजर कर पा रहा है। तूने यहां से मेजर करा, यही मेजर करा तूने। ये क्या चीज है? L1। पर रियलिटी में तो L1 प्लस ई ऊपर है। तो तेरे को उसके बारे में ज्ञान, तू तो ये मेजर कर पा रहा है ना। तू सही मेजर कर पा रहा है या गलत? सेटअप का थोड़ा डायग्राम बनाना अच्छे से, कंफ्यूजन मत करना एकदम। वाकई गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा हो गया। खैर, ई के लिए कितने में बताना यार? रख दो वैल्यू, रखी नहीं। रखो ना, ई के लिए मेथड निकालो, काम आती है, फॉर्मूला है वो। रखो या VS की वैल्यू। देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू VS के लिए कितनी आई? 2F L2 माइनस L1 अपॉन 4 L1 प्लस ई। F ने F को मार दिया, एक 2 ने 2 को मार दिया। 2L1 प्लस 2E इक्वल्स टू L2 माइनस L1। तो E की वैल्यू कितनी आई भाई? L2 माइनस 3L1। वैसे ही बोलो ना, बाई ई का फॉर्मूला। यही ई का फॉर्मूला निकाल के पता पड़ा। ये ई की वैल्यू अलग आई जब हमने ऑर्गन पाइप के रेडियस को चेंज करा, तो हमें पता पड़ गया कि ई की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली 0.6R। कितनी है? आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हमें बात पता पड़ी, इसलिए हमने उसको पहले ही बता दिया आपको 0.6R होती है वो वैल्यू। कितनी होती है? और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। अप्रोक्सीमेटली 0.6R। बहुत आगे आप जाओगे तो कभी आपको दिखेगा दिस फैक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द, पर वो बहुत कम वेरिएशन होता है, इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत। बहुत आगे कभी पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल अपने काम करिए, एकदम 110% है ना। बट रियलिटी में 0.6R भी किस पे डिपेंड कर जाता है? टेम्परेचर पे कर जाता है रियलिटी में। खैर, तो एक अपना सिंपल सेटअप जिसे अपन बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस ट्यूब। बहुत बढ़िया साहब, खत्म। यही अपने कोर्स में
बाकी छोटे छोटे सेटअप और हो सकते हैं जो मैं बता देता हूं, इसलिए कि वो शायद उनके रूप में सवाल आ सकता है, बट रियलिटी में आई है कोई जरूरी, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन योर कोर्स। जैसे कुंज ट्यूब हो गई, अपने कुंज ट्यूब हो गई, ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि मैंने वैसे शीट वीट में भी दिए हुए हैं, बट क्योंकि इन पे आ सकते हैं सवाल, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं। ठीक, एक और जैसे छोटा सा सेटअप है, तो ये समझ आया, इसमें आने की तो बहुत पॉसिबिलिटी है भाई, आपके कोर्स में मेंशन्ड है और ये आपके 11th एक्सपेरिमेंट्स में भी है, और ये आपके उन 22 एक्सपेरिमेंट्स में भी है जो मैं आपको बताता हूं बार बार, उन 22 एक्सपेरिमेंट्स में है ये, है ना। और आपके पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज तो छोड़ो, अभी तक जो आप पढ़ चुके हो उसमें एक तो रेजोनेंस ट्यूब आया है एक्सपेरिमेंट के नाम पे, अभी आपके 3-4 एक्सपेरिमेंट किस में आएंगे, करंट सिटी में, है ना। ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे आप कितना भी ध्यान दो किसी पे भी करंट सिटी पे, पर करंट सिटी पे सबसे ज्यादा सवाल आने की पॉसिबिलिटी कहां से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखें बिल्कुल ढंग से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पक्का। खैर मैं आपको एक और छोटी सी बताता हूं जिसे हम बोलते हैं क्विंस ट्यूब। क्या इसमें मेरे को फालतू सवाल करने की जरूरत है, समझ आ गया है एकदम पक्का। बाकी तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ, ऐसा हुआ, पहली रीडिंग ये आई, दूसरी रीडिंग ये आई, तो आपको बता सकते हैं, फिर आपसे एंड करेक्शन पूछ लेगा, नॉर्मल, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आना चाहिए। खैर नेक्स्ट अपन एक और छोटी सी बोलते हैं क्विंस ट्यूब। क्या बोलते हैं, क्विंस ट्यूब। सेटअप क्या है मैं आपको समझाया था, उसमें सवाल भी कैसे आता है समझो आप। ऐसे समझो आपकी दो ट्यूब होती है, ऐसे ऐसे समझो, देखो इधर है ना, ऐसे ट्यूब होती है, समझो आप, इसे क्विंस ट्यूब सेटअप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विंस ट्यूब। ठीक, डरे नहीं बिल्कुल, फिर कह रहा हूं आपके कोर्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है ये क्विंस ट्यूब। एक्चुअली ऐसे एक ट्यूब है, इस प्रकार से समझो आप, उसके अंदर एक और ट्यूब फंसी हुई है ऐसे, ये ऐसे। कुछ तो मिस्टेक कर दी वो साला, ऊपर वाला नीचे से मिला दिया, अब कैसे काम चलेगा। कई लोग बता नहीं रहे, हंस रहे, ले फंस गया, ले रामलाल। ठीक, असलियत में ये ऐसे ट्यूब्स है, क्लियर। ऐसे समझो एक थोड़ी सी मोटी और एक थोड़ी सी पतली, ये ऐसे स्लाइड कर सकती हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे मतलब ये फिक्स्ड है और ये वाली स्लाइड करने से ये अपनी लेंथ चेंज कर सकती है ऑफ ट्रेवलिंग। क्या ट्रेवलिंग, साउंड। कैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि यहां पे एक साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स क्या है, बरोबर क्या चीज है, साउंड सोर्स है। क्या मेरी बात ली है, और यहां पे डिटेक्टर है। अब ऐसे समझो कि इनिशियली दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर थी, दोनों ट्यूब की। ये ट्यूब अपन फिक्स कर देते हैं, इसे स्लाइडर मान लेते हैं समझने के लिए। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 1% भी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आज, बस समझ में आना चाहिए। साउंड जब यहां से निकली तो दो पार्ट ट्रेवल करे उसमें, एक यहां से यहां और एक यहां से। क्या सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ज्यादा साउंड या कम साउंड, डिपेंड्स ऑन डेल्टा एक्स, इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली। हमने एक ही, असली में ऐसा क्यों करा जाता है और ऐसा क्यों ऑब्जर्व करा जाता है मैं आपको बताता हूं। ये वैसी ही बात है जैसे कि YDAC सेटअप है जो आपको मैं समझाऊंगा, है ना। ये सोर्स और ये सोर्स दोनों सेम स्पीकर, बोलने वाला मैं, बट ऐसा तो नहीं इस बच्चे को तेज सुनाई देती है मेरी आवाज और इसको धीरे। अगर ये दोनों ऐसा होता तो इसको शायद यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई देता और यहाँ पे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स नहीं है। कैसे सोर्स नहीं है, कोहेरेंट सोर्स का मतलब ओमेगा सेम, वो क्यों अलग अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर आप तो सेम फ्रीक्वेंसी बोलो, इसको आवाज अलग थोड़ी सुनाई दे रही है, उसके फंडे में आपको थोड़े से वेव ऑप्टिक्स में क्लियर करूंगा, बट ऐसे नहीं है थोड़ी ये बल्ब और ये बल्ब सेम है तो दोनों कोहेरेंट, तो यहाँ पे ब्राइट यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट यहाँ पे डार्क, आपको लगभग सब जगह सेम इंटेंसिटी। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ऐसे कोई सेम चीज लगाने से वो कोहेरेंट, क्योंकि कोहेरेंसी कुछ और बातों पर भी डिपेंड करती है। आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, बट ऐसा नहीं होता। अब हमें अगर कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने तो हमने क्या करा, ध्यान दे, तो एक ही से जनरेट कर लिए। ऐसे समझ कि इस डिटेक्टर को कितनी वेव मिल रही है,
कितने सोर्स से निकली? तो इसमें तो कुछ अलग हो नहीं सकता ना। अरे यार, इसमें तो कुछ अलग। तो ऐसा समझो कि ये जो डिटेक्टर है, ये जो ऐसा आप YDAC में भी करोगे। अगर आपने कभी YDAC में करा हो तो आपको याद हो 2 स्लिट लगी होती है। उन 2 स्लिट के पीछे बल्ब एक ही होता है, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो 2 स्लिट एक ही बल्ब से बनने वाले 2 सोर्स बन जाते हैं, इसलिए वो कोहेरेंट होते हैं और तभी वो इंटरफेरेंस शो करते हैं जो आपको ब्राइट डार्क नजर आता है। ये कुछ वैसी ही बात है। चल उसमें अपन और डिटेल में YDAC में ही जाएंगे ज्यादा, यहां उसका बहुत लेना देना नहीं होता। क्या मेरी बात कुछ चमक रही है? डर तो नहीं लग रहा है एकदम? इसलिए ऐसा करा जाता है। अब बेसिकली जब ये खैर अपन इससे समझते हैं कि बेसिकली ये 2 कोहेरेंट सोर्स बन गए। अब सोचो अगर दोनों की पाथ लेंथ सेम है तो यहां पे डेल्टा एक्स कितना हुआ? डेल्टा एक्स कितना हुआ? 0। तो क्या बना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बना? तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई दी, कम? ज्यादा सुनाई दी तो भाई साहब मैक्सिमा। क्या चीज? सोच, अगर मैं इसे फिक्स रख के इसे हिलाऊं, बाहर या अंदर? बाहर या सेटअप को हिलाऊं, क्या यहां पे मैक्सिमा की जगह कुछ और बनने लगे? अरे यार हाँ ना बोल। क्या सोच, अगर मैं इसे हिलाऊं तो इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी बढ़ेगी? मान लो इस समय पे इनके दोनों का पाथ लेंथ बराबर है ना। मान लेते हैं अपन जो है ऐसा मान लेते कि इनिशियली बोथ लेंथ्स आर सेम, बोथ लेंथ्स आर सेम मान लेते हैं इनिशियली। अब हमने इसको हिलाना चालू करा, मान लो अपन अंदर धकेलना चालू करते हैं थोड़ा सा ऐसे, धीरे धीरे इसे फिक्स कर दिए, धीरे धीरे धकेल में। बोलो कि ये सबसे पहले क्या आएगा? मैक्सिमा। अगेन मैक्सिमा था, अभी शुरुआत में क्या था? मैक्सिमा था कि नहीं था? अरे यार हाँ ना बोल। क्यों मैक्सिमा था? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 तो क्या मैक्सिमा? हाँ ना बोल भाई। मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम इसे किसी भी सिचुएशन में, हम मान लेते हैं किसी भी सिचुएशन में हम इसे इतना अंदर ले गए, देखो ऐसे अंदर ले गए मान लो, ये ठीक ऐसे, ये बोलो क्लियर एकदम। तो ये एक्स चल रही है अपन, कितना चल रही है? ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, एक्स चल रही है। कितना चल रही है? मान लो हम एक्स चल रही है। अब बताओ हम कितना एक्स चलेंगे हमें मिनिमा सुनाई दे? मतलब मिनिमा का मतलब कुछ सुनाई ना दे, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। बोलो कितना चले? सिंपल सवाल, जल्दी बोलो कितना चले? λ/2, λ/4, λ/4। अगर सेटअप ध्यान समझो तो समझ जाओगे और खेल खत्म बस सेटअप का। पहले तो अभी क्या मैक्सिमा है? कितना अंदर चलाओगी? मिनिमा सुनाई दे, जल्दी बोल λ/4 की λ/2? मैक्सिमा से मिनिमा की दूरी λ/2 होती है, λ/4 होता है? अभी मैक्सिमा तब बन रहा था जब पाथ डिफरेंस कितना था? 0। कितना था? 0। पक्की बात। अब मुझे बताओ कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए जब मिनिमा बने? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तुम λ/4 क्यों बोल रहे हो? क्या चलना λ/4 होगा? क्यों? ध्यान सुने, जब आप ऐसे ट्रेवल करके आओगे तो साउंड का एक्स एक बार घटा, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार। पक्की बात। मतलब जो पार्ट डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो एक्स जनरेट हो रहा है कि 2x? एक्स की 2x, क्योंकि साउंड ऐसे ट्रेवल करके आ रही है। तो एक्स यहां पे भी कम हुआ और एक्स नहीं आया यार। मतलब अगर मैं बहुत ध्यान देखूं तो रियलिटी में इस केस में डेल्टा एक्स इज एक्स और 2x। तो मैक्सिमा से मिनिमा जाने के लिए जो एक्स का पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो होता है भाई साहब मैक्सिमा से अगर आपको मिनिमा पहुंचना है तो डेल्टा एक्स जो होगा वो कितना होगा? डेल्टा एक्स होगा λ/2। अरे डेल्टा एक्स कितना होगा? बट जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा जो 2x होगा वो λ/2 के बराबर होगा, तो x कितना आ जाएगा? λ/4। मतलब अगर क्यूज ट्यूब λ/4 चलेगी तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे? मैक्सिमा से, और अगले मैक्सिमा पे फिर पहुंचने के लिए क्या λ/4 फिर चलना है? λ/4 अगर फिर चलना है इसका मतलब आपको एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा पे चलने के लिए लैम्डा पाथ डिफरेंस चाहिए। बट क्या चलना सिर्फ λ/2 है? चलना सिर्फ, अरे भैया हाँ ना बोल, बस सिंपल।
इतना ही पूछते हैं। और कैसे पूछ लेंगे, थोड़ा सा और समझ लें। क्या सेटअप समझ आया? क्या सेटअप समझ आया यार? हाँ ना बोल। इट्स प्रैक्टिकल सेटअप, और एक ही से इसलिए बनाते हैं ताकि वो कोहेरेंट सोर्सेज बन पाए। कैसे बन पाए? क्योंकि नॉर्मल लाइफ के ऐसे कोहेरेंट आपको सुनाई नहीं देते और आपको समझ में भी आता है कोहेरेंट नहीं होता। अगर ये कोहेरेंट होंगे तो सोच आपको कहीं लाउड और कहीं डिस्टेंस सुनाई देना चाहिए ना, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। उसका बहुत अच्छा कारण होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण होता है। आई एक्सप्लेन इट टू वे ऑफ टेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट एकदम। अभी ऐसा समझे जो मैं आपको कह रहा हूं। क्या जो मैं बोला चमका है ना? अब ये सवाल कैसा आ सकता है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा अच्छा बनाना हो तो देख सुन ले एकदम, वो प्रैक्टिकली सोच लेना। मान लो मैं आपको बोलूं कि क्वींस ट्यूब को मैंने हिलाया 10 सेंटीमीटर। कितना हिलाया? जब मैं चालू हुआ था तो मेरे को मैक्सिमम मिले थे। सुन ले एक सवाल कराऊंगा, नहीं ये सवाल सुनना, पर बना सकता हूं तेरे लिए। ऐसे ही समझ लो, बस कर सकते हो नहीं कर सकते। एक क्वींस ट्यूब थी, उसको मैंने उसको 10 सेंटीमीटर लाया। कितना? 10 सेंटीमीटर लाया। जब मैं चालू हुआ था तो मुझे मैक्सिमा मिल रहा था। क्या? जब मैंने बंद करा तब भी मैक्सिमा था, तब भी, और बीच में मुझे 6 मैक्सिमा और मिले थे। ध्यान सुनना सवाल, ध्यान सुनना। क्या कहा मैंने बोला कि जब मैं चालू हुआ तो क्या था, जब खत्म हुआ तो क्या था, बीच में और कितने मिले? 6। पक्की बात यार? हाँ ना बोल। अब तो तुझे वेलोसिटी साउंड दे रखी हो 330। कितनी? बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है? इसका मतलब क्या हमें लैम्डा निकालना आना चाहिए। चालू हुए तो क्या था, एंड हुए तो क्या था? 1 2 3 4 5 6। एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा कितना चलना पड़ता है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने गैप? तो 7 लैम्डा बाई 2 इज 10 सेंटीमीटर। अरे यार 7 लैम्डा बाई 2 इज, कुछ गलत तो नहीं बोला मैं? 7 लैम्डा बाई 2 इज खत्म, लैम्डा आ गया। वेलोसिटी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी आ गई, कोई बुराई, खत्म। यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? उतार लो, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन क्लैम्ड रॉड्स, छोटी सी बात है, जल्दी से समझ लो, वही पुरानी जैसी, डरे नहीं बिल्कुल। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज इन क्लैम्ड रॉड्स, देखो देख, रख कर दू इसको, उतारिए सबने। डेल रिस्पॉन्स आना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन क्लैम्ड रॉड्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन क्लैम्ड रॉड सिंपल कुछ नहीं, आप ऐसे समझे। पहले तो सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? जैसे लिक्विड और उसमें मैंने बोली थी फॉर्मूला होता है अंडर रूट बीटा बाई रो। साउंड मैंने बोला था लिक्विड और गैस में अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? अंडर रूट बीटा। सॉलिड में क्या लगाएंगे? अंडर रूट वाई बाई रो। वाई इज व्हाट? पक्की बात? क्या लगा सकते हैं? अंडर रूट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट वाई बाई रो। वाई इज व्हाट? यंग्स मॉडुलस। कौन सा? अरे मैंने बताया था चालू करने से पहले ही, और यंग्स मॉडुलस के बारे में बताया था कि एफ बाई ए डेल्टा बाई एल बाई एल। थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन और इसका पार्ट इसमें आ सकता है। बेसिक तुम सारे सवाल कर सकते हो, तुम्हारे बैच में नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि छोड़ दो। अच्छा हो गया ना अब तो? हाँ तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। यंग्स मॉडुलस की सारी बातें अपने पढ़ ली होगी ना अब तो वही वाई बराबर एफ बाई ए डेल्टा एल बाई ए एल, वर्डन बाई ए, स्ट्रेस हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, जो आपका वर्डन पर यूनिट वॉल्यूम है। अरे है कि नहीं है? तो बहुत बढ़िया, बहुत लिंकेज तुम्हें क्लियरिटी समझ में आएगा। थर्मल एक्सपेंशन भी हो गया ना? हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया। वी एस बराबर अंडर रूट वाई बाई रो। वाई इज व्हाट? यंग्स मॉडुलस। ये मैं सिंपल फॉर्मूला था, फालतू टाइम पास नहीं करते, जल्दी से बात समझ लेते हैं। एक्चुअली ऐसा समझो, ऑटो वाले से भड़कीले गाने चलाते हैं ना, तुम्हें बहुत पसंद आते हैं ना, तो बेसिक इनर कैरेक्टर तो तुम्हारा ऑटो वाला ही है भाई। ये तो तुम पढ़ लिख गए ऐसे ही थोड़ा बहुत, नहीं कहां पढ़े जरा, अभी तो 12वीं पास नहीं हुई। नहीं 12वीं होगी, 12वीं पास हो सब लोग? आर यू श्योर? एवरीवन हैज क्लियर द 12th लीगली और इलीगली? नहीं बिहार बोर्ड वाले तो कैसे ही पास कर सकते हैं ना। यस, अब इसमें एक रॉड है, टाइम पास नहीं करते। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, हथौड़ा मारे मान लो धीरे से, हथौड़ा ले ले तो धीरे से क्या मारना, तो हाथ से मार लेते हैं, मार सकते हो हाथ से। जनरली तो ऐसे पुश भी कर लेते हैं उसको लेके। आप ऐसे समझो कि अपनी ये है, इसमें
यहां से क्लैम्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लैम्प। आप ऐसे समझो। और ऐसे मार के इसमें कैसे, ऐसे मारूंगा तो कौन सी वेव चालू करूंगा? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव चालू करते हैं। समझो आप? अरे यार हाँ ना बोल। लॉन्गिट्यूडनल वेव चालू करते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक समझे तो क्लैम्प करने का इतना मतलब है कि ये वाले पार्टिकल्स का क्या बनेगा? नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। ऐसा समझो आप। यहां पे क्या बनेगा? नोड। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी जो इसमें हो सकती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, क्या उसका डायग्राम डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए ऐसा बनेगा? ये मैंने बनाया ऐसे, पर ये है ऐसे ऐसे। अरे यार हाँ ना बोल। अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो ऐसा बेसिक डायग्राम बनेगा। इससे छोटा कुछ भी बनना पॉसिबल मुझे लगा ही तुम्हें आया। पक्की बात। तो अगर ऐसा है तो सिंपल एल की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। अगर एल की वैल्यू है तो λ/2, λ/4, λ/2, λ/4। चलिए नहीं समझ लेते। एल की वैल्यू λ/2। तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन यानी कि 2vs/l इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 2vs/l इज द। इसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जल्दी बोलो। बोलो इसके बाद क्या आएगी? मैंने सही लिखा ना 2vs में? नहीं सही तो लिखा है? नहीं, vs/2l। हाँ बोलो इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद vs/, कि 3vs/l। इसके बाद की बेसिक फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? बोल दो, तो रॉकेट साइंस नहीं है। जल्दी बोल, जल्दी बोल। है सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो बनेगी उसमें कैसी शेप आएगी? पहले था एक लूप बढ़ेगा, दो, एक दो, क्योंकि यहां पे नोड ही बनना है, क्योंकि यहां पे नोड ही बनना है। इसलिए बताओ एक लूप बढ़ेगा कि दो? बस इतना सा कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। बेसिकली ऐसा बनेगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? थोड़ा सा अंदर बनना चाहिए था। पहले जो मैं बोला चमका। तो अब एल की वैल्यू कितनी है? बोल ढंग से बोले यार। 3 एल की वैल्यू 3 λ/2। तो क्या आया आंसर? अरे जल्दी बोल। तो 2 वाला गायब है इसमें, 2 वाला गायब है। बोलो क्लियर एकदम। ऐसे ओटोन ओटोन इसमें नहीं बोलते, कंफ्यूज ना हो एकदम। बट कभी कभी पूछ ले अगर आपसे इस तरह की वैल्यूज तो आप बताएं 3vs/2l। क्या इसमें ज्यादा पैपे करूं या बात समझ आ गई है? 3 बार पहले भी बता चुका हूं ऐसी बातें। आप ज्यादा पैपे नहीं करते हैं। पहले था जो बोला चमका। हाँ ना बोल यार। तो ऐसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कभी कभी आपको दिखाई दे सकती है सॉलिड में, जिसे क्लैम्प्ड रॉड्स के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बहुत टाइम पास करना हो तो क्लैम्प्ड रॉड को मिडिल पे न करके थोड़ा सा इधर कर लो। अरे यार हाँ ना बोल। तो सेटिंग ऐसे बैठनी चाहिए कि ध्यान से सुन ले। अगर मैं क्लैम्प्ड रॉड्स को 1/4 पे करूं तो यहाँ पे कम से कम आपका क्या बनना चाहिए? एक लूप, आधा लूप। कौन सा लूप? आधा लूप। तो इधर कितने बनेंगे? क्या सेटिंग बिठानी चाहिए? क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स उस फॉर्मेट में ही आना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात, नॉर्मल कॉमन सेंस है, उसमें कुछ अटकता भी नहीं है। बच्चा मेरे से कोई खास पूछता है, ये कॉमन सी चीजें उतार लो बस एक बार, ताकि याद रहे पढ़ा दिया गया है हमें। ओके फाइन। कौन सी? ये वाली डिस्प्लेसमेंट वेव जो मैं बना रहा हूं बेटा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा है। कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन दोनों है उनमें। तो प्रेशर का तो कोई नोड है बेसिकली इस जगह पे। हाँ किसमें बताना? इसमें बोलना बेटा। ये तो फैलना तो एक सिनोनिम है, ऐसा है थोड़ी, ऐसे थोड़ी हो रही है। हाँ नहीं, मैंने बहुत अलग चीज बनाई थी। ये मैंने स्टैंडिंग वेव का डायग्राम बनाया। कंफ्यूज हो गया तू। ये स्टैंडिंग वेव फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव का डायग्राम है। इसका मतलब यहां के जो पार्टिकल्स है उनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। लॉजिकली भी तेरे को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने यहीं पे स्ट्रक करा है। किसको? हैमर से। तो जब तू हैमर से स्ट्रक करेगा उसको तो यहां के पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। तू ऐसा समझ। बोलो क्लियर? पक्का? ठीक है। और रियलिटी में मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से समझा दिया। रियलिटी में सरफेस फिनोमेना है ये।
नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। क्या चल तू मेरे से बाहर मिलना, मैं तेरे को बता दूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यार हाँ ना बोल। है? अब जैसे इसमें और भी सेटअप होते हैं जिसे बोलते हैं कुंट्स ट्यूब। क्या बोलते हैं? अगेन इट इज नॉट इन कोर्स, बट शायद पैराग्राफ के रूप में आ सकती है। जैसे समझ लो, बहुत ज्यादा प्राण पीने की जरूरत नहीं है उसमें, परेशान नहीं होना एकदम, समझ लो थोड़ा सा। कुंट्स ट्यूब देख, तेरे को कहां गया वो लड़का? तेरे को ये बात तो क्लियर है काई का है डायग्राम? डिस्प्लेसमेंट का है, काई का है? डिस्प्लेसमेंट का। बाकी तेरे को अगर और डाउट आ रहा है मेरे से बाहर पूछना, तेरे को बताऊंगा थोड़ा और अच्छे से, डोंट वरी। है कुंट्स ट्यूब, क्या चीज? कुंट्स ट्यूब। जो उसने पूछा उसको थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इस सेटअप में आएगी, हल्की हल्की सी। कुंट्स ट्यूब पे अगर आप चाहो तो, अभी मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो कुंट्स ट्यूब पे आप कभी भी यूट्यूब पे वीडियो डाल के देखना, कुंट्स ट्यूब, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, यू विल गेट अ बेटर फील। कुंट्स ट्यूब के सेटअप में क्या करा गया, दिखाया गया कि हमें कैसे पता है कैसा ऐड है, तो मुझे कैसे पता है इसमें कैसी वेलोसिटी है, या इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये स्टैंडिंग में बनी कि नहीं बनी, तो मुझे सपना थोड़ी आ रहा है। देयर इज अ सेटअप जो ये बताता है कैसे से बोलते हैं कुंट्स ट्यूब। वो बेसिकली गैस में वेलोसिटी और रॉड में फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से मैचअप करता है। उन्होंने क्या करा कि ऐसा समझो, उन्होंने ग्लास ट्यूब ली। क्या लिए? ग्लास ट्यूब। समझे? फिर कहना आपके कोर्स में नहीं है, बट इस तरह की चीज आ सकती है, इसलिए बताया जा रहा है। कुंट्स ट्यूब में उन्होंने क्या करा है, ग्लास की ट्यूब ली जिसमें हमें दिखाई देता है ना, ग्लास की ट्यूब हमें दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट। यहां पे हमने एक वॉल लगाई। क्या लगाई? वॉल। ऐसा समझो वॉल है जिसको आप हिला सकते हो, मतलब आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो, उसको वॉल कहते हैं, पर इसे मूवेबल। अब होता क्या है कि इस वॉल के इधर की तरफ एक पिस्टन है, ऐसा ही। उस पिस्टन से इस तरह की रॉड अटैच्ड है, ये पिस्टन। पिस्टन समझ में, वॉल या पिस्टन जो भी आप मान लो, फिक्स्ड है ऐसे, ठीक। उससे एक रॉड अटैच्ड है ऐसी, जो है समझ लो फिर से क्लैम्ड है ऐसी, ठीक। उसको स्ट्रक करते हैं बहुत धीरे से। धीरे से करने का मतलब है ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करे। किसमें करे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में। ऐसे स्ट्रक करते हैं इसको, स्ट्रक। स्लोली, स्लोली तो नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलूं? धीरे से को, लाइटली, हल्के से, हाँ ठीक है। तो स्ट्रक लाइटली सो दैट इट विल रेजोनेट इन विच फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, मतलब अगर मैं ध्यान देखूं तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट वाला, कौन सा वाला? ऐसे ऐसे नाचेंगे। बोलो क्लियर है एकदम? यार हाँ ना बोल, पक्की बात है। अब जब ऐसा हुआ तो आप ऐसा समझो कि ये पिस्टन भी रेजोनेट करा। क्यों? पिस्टन क्यों रेजोनेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो पिस्टन विल डू लाइक दिस। अरे यार, पिस्टन विल डू यार, नहीं आया। अगर पिस्टन ऐसे से करेगा, इसका मतलब इसके अंदर की जो गैस है उसमें क्या कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन बनने लगे? क्या बनने लगे? क्या बनने लगे? कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन बनने लगे। बिल्कुल सही बात, हाँ सर, बनने लगे। तो अंदर की गैस में साउंड वेव चालू हो गई, वो यहां पे गई, टकराई, वापस आई, तो यहां पे भी क्या स्टैंडिंग वेव बन सकती है? पर इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। जैसे देखा गया है, सब प्रैक्टिकल है जो आपको कराया जा रहा है। अब लेंथ कैसे वेरी कर सकते हैं? वॉल को मूव करा के। किसको मूव करा के? वॉल को मूव करा के चेंज कर सकते हैं। तो ये वॉल को मूव चेंज करा सकते हैं, तो वॉल को तब तक मूव कराते हैं जब तक कि यहां पे स्टैंडिंग वेव, मुझे कैसे पता पड़ेगा स्टैंडिंग वेव बन गई? साउंड है वो तो मजा आ गया। देयर इज अ प्रोसीजर जिससे पता पड़ जाता है कि स्टैंडिंग वेव बनी कि नहीं बनी। यहां पे नीचे एक चीज डाली जाती है, इसे बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। क्या बोलते हैं? सबसे पहले यही डाला गया था, रियलिटी में अब तो वो भी डाल देते हैं अपने। वो देखिए थर्मोकॉल की छोटी छोटी बॉल्स, बहुत लाइट होती है। क्या होती है? बहुत लाइट होती है। ऐसा नहीं कि आपने आयरन बॉल्स डाल दी, अब हिल ऐसे पार्टिकल्स जो अच्छे आसानी से, मतलब साउंड का इफेक्ट उसमें दिख पाए। जैसे आपको धक्का लगता है ना, तो आप झेल जाते हो उसको, पर मान लो बहुत लाइट चीज होगी तो उसे झेल, साउंड कैन इजीली मूव दैट, राइट। सो उस तरीके से वो अपनी थर्मोकॉल बॉल्स डालते हैं। शुरुआत में डाला गया था लाइकोपोडियम पाउडर। क्या बोलते हैं? लाइट होता है उसके पार्टिकल्स और मूवेबल होते हैं, इसलिए उसे डालते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। ये उसी तरीके का पाउडर है जैसे आप कैरम पे डालते हो।
बोरिक्स डालते हैं, वो ऐसा क्रिस्टल टाइप होता है वो। तो आपका स्ट्राइकर जो होता है वो उस पे स्ट्राइकर गोटियां भी करती है मतलब। अरे ठीक है, अपन कैरम पे पहुंच जाते हैं यार। और थर्मोकॉल बॉल्स, थर्मोकॉल समझते हैं ना सब लोग? थर्मोकॉल फेविकॉल एक बात अलग अलग है। तुम्हारा कोई भरोसा। तो थर्मोकॉल बॉल्स, कौन सी बॉल्स? या लाइकोपोडियम बॉल। होता ये कि अगर ये स्टैंडिंग वेव बनती है तो जिस जगह नोड्स आते हैं, जिस जगह नोड्स आते हैं, क्या आते हैं? नोड्स। उस जगह पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है पाउडर, क्योंकि बाकी सब जगह तो हिल रहा होता है, बाकी सब जगह तो, और वो हिल के कहां पे इकट्ठा हो जाता है? ये नोड्स पे। कहां पे? नोड्स पे। तो बेसिकली जब यहां पे स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, और होता है प्रैक्टिकली बिल्कुल ढंग से, है ना? अगर आपके पास नेट हो तो कभी भी डाल के आपको जो मैंने पढ़ा है बहुत जबरदस्त फील आ जाएगी बिल्कुल ढंग से, है ना? इस तरीके से वो इकट्ठा हो जाता है ऐसे, ये इस प्रकार। बात है नहीं? ये तभी होगा जब क्या बनने लगेंगी? स्टैंडिंग वेव्स। बोलो क्लियर एकदम? अब जैसे ही आपको दिखने लगता है, आप ऐसे समझो, है ना, आपको इन दो के बीच की दूरी पता पड़ जाती है प्रैक्टिकली। अरे यार, ये लेमडा बाई लेमडा इन गैस अपॉन 2 है। अरे दो नोड के बीच की दूरी क्या है? क्या लेमडा ऑफ गैस बाई 2 है? अरे यार हाँ ना बोल। लेमडा ऑफ गैस अपॉन 2। अच्छा ये दूरी कितनी है भाई? क्या ये भी लेमडा इन रॉड बाई 2 है? यहां से यहां क्या चीज सेम है? फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की लेमडा। हाँ, तो ये वेलोसिटी इन गैस है और ये वेलोसिटी इन रॉड। इनमें कई बार रिलेशन चाहिए होता है, ये पता हो तो ये चाहिए होती है, ये पता हो तो ये चाहिए। अरे भैया हाँ ना बोल यार। नहीं आया, नहीं आया। तू सोच, क्या तेरे को प्रैक्टिकली ये पता है? क्या तूने प्रैक्टिकली ये निकाल लिया? अरे यार हाँ ना बोल। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? वीजी बाई लेमडा जी, वीजी बाई, क्या दैट शुड बी इक्वल टू वी आर बाई लेमडा आर? क्यों? क्योंकि क्या सेम है? क्या सेम है? दैट इज हाउ बेसिकली दे रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस। और इस सेटअप को बोलते हैं कुंच ट्यूब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चमका? एकदम पक्का? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक, लाइकोपोडियम पाउडर और थर्माकोल बॉल्स अभी बता दूंगा सारा। अब तो बस बीट्स अभी चालू कर ही रहा हूं, बस डॉपलर के 6 सवाल छोड़ देना, बाकी हो गया तो अगले टर्न खत्म है। हो गया क्या ये? अरे भैया हाँ ना बोल। नेक्स्ट हेडिंग डालो बीट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो बीट्स। यार एक बीट्स, थोड़ी सी अकल वाली बात, हालांकि कोई बहुत ज्यादा टाइम वाला टॉपिक नहीं, बट अच्छे से समझे उसको। बीट सुना है क्या सब लोगों ने? है ना? इसमें उतारने से ज्यादा है कि आप मेरी बात को फील करें, बाकी आप खुद करेंगे आपको फील आएगी, वरना किताब देखो तो गणित अजीब सी लगेगी तुम्हें, है ना? इसलिए अच्छा, बीट्स की कहानी चालू दोबारा वहीं से होगी जहां से हमने इस पूरे खेल का शुरुआत करी थी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम। कहां से? मेरे लिए रियलिटी में एक ही चैप्टर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम से लेकर वेव, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स। मैं इसको एक ही मान के पढ़ाता हूं। अरे यार हाँ ना बोल। एसएसएम जब चालू करा था तो कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन की सारी कहानी सुनाई थी, फिर वेव पढ़ाई थी, वेव में बोला था
कि अनंत एसएचएम एक साथ है, अगर उस एसएचएम की इक्वेशन में एक्स को फिक्स कर देते हैं तो वो एसएचएम बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर जब दो एसएचएम मिलते हैं तो क्या होता है हमें पता है, जब एक वेव यहां से आती है एक वेव यहां से आती है, दोनों एसएचएम मिलते हैं तो मैं जो एक नया एसएचएम बनाता हूं वो भी एक एसएचएम ही बनता था। याद है कि भूल गया? याद है। उसका कॉम्बिनेशन भी हमने सीखा था, इसमें कोई शक वाली बात। उस कहानी को दोबारा रिपीट करते हैं, उसे समझते हैं कि वहीं से बीट्स का जन्म होगा। अपन फील करें, मेरी अगर आप अगले 15-20 मिनट की कहानी को समझ पाओ, उतारना कुछ खास नहीं है तो आपको अपने आप फील आ जाएगी, है ना, और उसमें कुछ नहीं अटकता खास, पर मैथमेटिकल है वो। आप एक बात समझे, मैंने आपको बोला कोई सोर्स है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरह की बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक और अपनी वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। पहले मुझे ये बताएं आप लोग, याद कर हम ऐसा भी कर चुके थे कि इसमें हम phi1 ले चुके थे, इसमें हम phi2 ले चुके थे। मुझे बताओ ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट? कोहेरेंसी और इनकोहेरेंसी पे मैं पहले बात कर चुका हूं। ये कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट? कोहेरेंट का मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0, ऐसा बिल्कुल। कोहेरेंट का मतलब दोनों की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे समय के साथ फेज चेंज। क्या उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं? क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। हमने कहानी पढ़ी थी कि यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा फाई होगा, ये दूरी अगर x1 है, ये दूरी अगर x2 है, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी k x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस phi1। सब लोग भूल गए कि याद है? ये है फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस जनरेटेड ड्यू टू पाथ, दिस इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। 99% सवालों में एब्सेंट होता है, कोई शक वाली बात। इसीलिए हम इसे k x2 माइनस x1 को डेल्टा x को अपन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x लिखते हैं। लैम्डा इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। ये सब कहानी हम कर चुके हैं। इसे हम कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस 0, ऐसा कोई सत्य है? मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो अगर ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है तो मेरे यहां पे अगर मैक्सिमा बन रहा होगा तो मैक्सिमा ही रहेगा, वो चेंज। हाँ, मैं लोकेशन चेंज कर लूं तो हो सकता है वो मिनिमा हो जाए। सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, बीच की चीजें भी हो सकती है, पर मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स को कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। इसमें कोई शक वाली बात है? ठीक है। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, चलो भाई बहुत सुंदर, मान लो पर सोर्सेज ऐसे नहीं है, मान लेते हैं कि सोर्सेज ऐसे A1 साइन ओमेगा 1t प्लस के एक्स, फाई छोड़ते हैं अभी, A2 साइन ओमेगा 2t, ये k1x ये k2x। k1 k2 अलग अलग क्यों कर लिया हम? क्योंकि k है ओमेगा बाई v, मीडियम इज सेम, v इज सेम, बट इफ ओमेगा इज डिफरेंट, बट क्या k1 एंड k2 विल ऑल्सो चेंज? k1 एंड k2 विल। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम प्रोसीजर कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, ये दूरी हमारी x1 है, ये दूरी हमारी x2, बोलो डेल्टा फाई। मैं तो कह रहा हूं phi1 phi2 भी ले लो, कंफ्यूज ही नहीं खत्म। बोलो अब जो डेल्टा फाई होगा, सोच के बोल, क्या यहाँ पे k1 x1 होगा? क्या ओमेगा 1t भी होगा? क्या ओमेगा 2t कट जाएंगे कि बच जाएंगे? बच जाएंगे भाई। ये तो क्या आएगा बोल? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस k x2 माइनस x1। हाँ सॉरी, सही, k2x2 माइनस k1x1 प्लस phi2 माइनस phi1। These parameters are not changing with time, but क्या this is changing with time? मतलब मैं यहां खड़ा हूं तो क्या समय के साथ चेंज हो रहा है? डेल्टा फाई मतलब यहां पे मैक्सिमा की मिनिमा, कुछ भी भाई, अरे कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, तो ऐसा हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। अच्छा अब क्या हुआ सर, इससे क्या हुआ हमें? अब समझे अच्छे से कि मान लो मैं यहां खड़ा हूं और इन दोनों से मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म हो रहे हैं। अच्छे से यहां मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। अगर ये मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म हो रहे हैं तो मुझे साउंड कब सुनाई देगी? मैक्सिमा पे। मिनिमा पे तो मुझे कुछ भी सुनाई, मैक्सिमा पे सुनाई देगा मुझे। अब अगर मुझे मैक्सिमा पे सुनाई दे रहा है, मैक्सिमा पे सुनाई दे रहा है तो मुझे मैक्सिमा सुनाई दे, पर मुझे कब सुनाई देगा ये भी समझे।
मान लो कि मैं टे टे बोलता हूं, टे समझो एक मैक्सिमा है, टे क्या है? टे एक मैक्सिमा है। सोचो मैं बोलूं टे टे, क्या समझ आया? पक्की बात? टे टे टे, क्या समझ आया? टे 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 टे, समझ आया? टे, एक ही साउंड आएगी बहुत सारी आखिरी वाले में, पर शायद मैंने 30 बार टे 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 बोला था, पर तू उसे आइडेंटिफाई, बात को समझो जो मैंने बोला। मैंने बोला आपको टे टे, क्या समझ आया? समझो एवरी टे करस्पॉन्ड्स टू अ मैक्सिमा, एवरी टे करस्पॉन्ड्स टू अ मैक्सिमा। आपके लिए तो साउंड है ना, वो आपके लिए क्या है? वो इट्स अ साउंड, इट्स अ साउंड। सोच अगर मैं ह्यूमन आदमी टे जो मैक्सिमा उसको दिखाई दे रहा है, वो टे अगर एक बार उसे सेकंड में, 1 सेकंड में सुनाई दे तो उसे समझ आता है, 2 बार सुनाई दे तो भी उसे समझ। कहां देख रहा है भाई? ऑटो वाला, गर्लफ्रेंड? अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नीचे से निकलती जाती है और तुम ऐसे बताते हो ऐसे चल रहा है। ये रे, खैर, तो मैं कह रहा था कि जो टेटे साउंड है, टेटे साउंड मतलब ऐसे आती नहीं है, कुछ भी साउंड हो सकती है, वो जो मैक्सिमा बनता है, क्या बनता है? मैक्सिमम, वो हमें समझ। बट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग ऑफ मैक्सिमाज इज वेरी लार्ज, पहले समझो क्या मैक्सिमा बन सकता है? मैक्सिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर मैक्सिमा बना। तो बेसिकली ये मैक्सिमा बनने की जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमा क्या इसमें हो सकती है? इसमें किसी एक जगह पे खड़े होकर क्या इसमें हो सकती है? इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो फिक्स है, मैक्सिमा बना तो मैक्सिमा और मिनिमा बना तो। बट ये ऐसा हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। मिनिमा से नहीं मतलब मुझे किससे मतलब? क्योंकि वही सुनाई देता है भाई। अरे है कि नहीं यार, वही सुनाई देता है। अब अगर वही सुनाई दे रहा है तो सोच अगर 1 सेकंड में अगर 100 बार मैक्सिमा बन गए तो क्या आपको सुनाई देंगे? वो कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगी। पर सोच 5 बार बने, 1 सेकंड में पूछ रहा हूं। ह्यूमन ईयर के लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर 1 सेकंड में 10 से कम बार ऐसा होता है तो हम उसे आइडेंटिफाई, पर अगर उससे ज्यादा हो तो आइडेंटिफाई। पहली बात, अरे यार हाँ ना बोल, इसलिए हमें तब सुनाई देगा जब ऐसा कितनी बार हो, 10 या 10 से कम, 10 से कम। उससे ज्यादा हुआ तो फिर उसका कोई मतलब। जो फिनोमेना हमें समझ में आता है उसी को हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवाज नहीं, क्या बोलते हैं? नहीं आया, क्या बोलते हैं? बीट्स। खेल बीट्स का यही है। व्हाट डू यू मीन बाय बीट फ्रीक्वेंसी? तो मैथमेटिकली समझो उस बात को। What do you mean by beat frequency? जितनी बार तुझे टे सुनाई देगा ना, उसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अब सोच, उसको सोर्स की फ्रीक्वेंसी से लेना देना बाद में पता पड़ेगा, बट वो रियलिटी में वो नहीं है। बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्मिंग इन अ सेकंड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इज नोन एज व्हाट? बीट फ्रीक्वेंसी। या आप अगर प्रैक्टिकली सोचो तो कितनी बार मुझे टेटे सुनाई दिया या लाउड साउंड सुनाई दी इन अ सेकंड, दैट इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। कुछ कुछ बात अंदर घुसी है, डरना मत, एकदम बेसिक अच्छे ढंग से समझाऊंगा तो समझ भी आ जाएगा। हाँ यार ऐसे ही डर रहा था मैं तो, पहले जो मैं बोला चमका, फिर जो किताब में डायग्राम डराने वाले होते हैं वो भी बना दो, वो भी समझ में आ जाएंगे तुम्हें। पहले जो मैं बोला क्या चमका थोड़ा थोड़ा? यार हाँ ना बोल। अब कैलकुलेशन करेंगे वो एक अलग बात। व्हाट डू यू मीन बाय बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये मतलब है कि जितनी बार मुझे, अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट हो, क्या लिखना चाहिए? अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट हो तो एक जगह पर मैक्सिमा मिनिमा बनते जाएंगे, पर जब जब मैक्सिमा बनेगा मुझे लाउड साउंड सुनाई देगी। एक ह्यूमन ईयर को अगर ये लाउड साउंड 1 सेकंड से में 10 से कम हो तो वो इसे आइडेंटिफाई कर पाता है, तो वो इसे आइडेंटिफाई, यार तुम्हें नहीं आया, तो वो इसे आइडेंटिफाई कर पाता है। और अगर आइडेंटिफाई कर पाता है तो उन्हें बीट्स बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? बीट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलेंगे। यार हाँ ना बोल, पक्की बात। तो जितनी बार वो मैक्सिमा बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं?
नहीं आया? अरे नहीं आया, पक्की बात, सोच लो 101%। दर्द में नहीं आया, थोड़ी थोड़ी फील आई, पक्की बात, उतार इसे और मैं लिखाता हूं। पूरा तो आज नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। जब हमें टेंट सुनाई देता है तो स्पीकर भी टेंट ही बोल रहे हो। अरे टेटे मतलब जो भी साउंड आ रही होगी, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया भाई। एग्जाम्पल ही मैं भी ले। हाँ ऑब्वियसली उसी की एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब क्योंकि इंटेंसिटी आई आई आती है तो आपको कितनी सुनाई देती है? 4i। वेव फॉर्म चेंज नहीं करता है ये। हाँ और फ्रीक्वेंसी तो वो रहनी है। जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूस साउंड आ रहा है कोई गाना बजा, हाँ वहाँ पे बोल रहे उससे मैं बोल रहे हूँ वो चेंज होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्या लिखना है बताता हूं, सब अपने शब्दों में लिखें। आपको यह लिखना है हार्डकोर कि जब सोर्सेज इनकोहेरेंट होंगे, एक बार सुन लो अच्छे से, खुद लिखना फिर। जब सोर्सेज इनकोहेरेंट होंगे तो किसी भी एक जगह पे मैक्सिमा मिनिमा दोनों बनेंगे। जब मैक्सिमा बनेंगे तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। अगर ये लाउड साउंड सुनने का प्रोसीजर 1 सेकंड में 10 से कम बार होता है तो हमें ये बात समझ में, पर इससे ज्यादा होता है तो फिर हम डिफरेंशिएट, पर जब ये कम होता है तो हमें समझ आता है और इसे हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ऐसा जितनी बार 1 सेकंड में होता है उसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन 1 सेकेंड। बोल यस और नो। नाउ राइट इट डाउन। मैं लिखा सकता हूं पर मैं चाहता हूं आप खुद लिखें। खुद लिखोगे अच्छे समझ में आएगा। इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं अगले टर्न। अब मेरी बात सुन लो, काम सुन ले, सिर्फ बीट और डॉपलर के सवाल छोड़ ले। किसके? बाकी सब कर लो और अगले टर्न खत्म हो जाएगा ये।